नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल वी के स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी के अंदर जो साइंस वाला पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रख रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्व रख रहा है अपना। तो साइंस में फिज़िक्स के अंदर दो ही टॉपिक्स से कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं जो बच्चों से बहुत ही कम मात्रा में इनकी सॉल्व हो पा रहे हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स के अंदर एक नियम है स्नेल का नियम, उसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिरकार जो स्नेल का नियम है होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो स्नेल का नियम है ये किस घटना पर लागू होता है। सबसे पहले इस बात के बारे में जान लेते हैं। स्नेल का जो नियम है ये अपवर्तन की घटना पर लागू होता है। कौन सी घटना पर लागू होता है? अपवर्तन की घटना पर लागू होता है। अब आप बात करोगे कि अपवर्तन होता क्या है, तो सिंपल से वे में मैं बात करूं तो अपवर्तन होता है कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो, यानी कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो उसकी वेवलेंथ और उसकी स्पीड में चेंज आने के कारण वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि मार्ग से भटक जाती है। तो उसी को, इसी पूरी घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये डायग्राम है इसमें दिखा रखा है प्रकाश की किरण ये है। इसको जाना चाहिए था कुछ ऐसे, और लेकिन ये क्या है कि यानी कि ये माध्य विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो यानी कि मार्ग से विचलित होकर के किधर की साइड चली गई, इधर ऐसे चली जाती है। तो दोस्तों इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब क्या होता है इसमें जो इसमें दो पॉइंट होते हैं। दो पॉइंट कौन कौन से होते हैं? यानी कि जो सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। जब भी प्रकाश की किरण की सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, कैसे? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो उसमें क्या है कि वो अभिलंब जो होता है अभिलंब से दूर हट जाती है। क्यों दूर हट जाती है? जब सघन माध्यम से जैसे ही वो विरल माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब स्पीड इंक्रीज होगी तो नॉर्मल सी बात है कि दूर जाने का प्रयास करेगी। और दूसरी दूसरी घटना क्या है? दूसरी घटना ये कहती है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कैसे? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो क्या होता है उसमें, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो वो अविलंब की ओर झुकती हुई नजर आती है। क्यों नजर आती है? क्योंकि उसकी स्पीड उस टाइम पर घट जाती है, इस वजह से वो अविलंब की ओर झुकती हुई नजर आती है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें होता क्या क्या है। इसमें होता है कि जिधर की साइड से किरण आ रही है उसको म्यू वन मानते हैं हम। उसको क्या मानते हैं? म्यू वन मानते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है किरण किधर से आ रही है? सघन माध्यम से आ रही है, तो इसको हमने क्या मान लिया? म्यू वन मान लिया। और किरण जा कहाँ रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, तो इसको हम क्या मान लिया? म्यू टू मान लिया। इसको क्या मान लिया? म्यू टू मान लिया। अब जो म्यू वन और म्यू टू ये क्या है? ये है अपवर्तनांक। ये माध्यम के क्या है? अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक क्या होता है इसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि अपवर्तनांक एक्चुअल में होता क्या है। अब स्नेल का जो नियम है, स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है कि जो म्यू वन है, म्यू वन यानी कि ये म्यू वन और ये एंगल आई है, ये एंगल आई कौन सा एंगल है? इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और जो ये बाहर वाला है इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, ना कि परावर्तन कोण। ये यहाँ पे अपवर्तन की घटना हो रही है तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण कहलाएगा। अब यहाँ पे एंगल आई नॉट इक्वल टू होता है एंगल आर के। क्यों होता है नॉट इक्वल टू? क्योंकि परावर्तन की जो घटना होती है उसमें तो बराबर होते हैं एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते टाइम पे अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, यानी कि भटक जाती है। लेकिन उसमें क्या है कि वो जिस माध्यम, परावर्तन में क्या है, वो जिस माध्यम से जा रही है उसी माध्यम से क्या आएगी? बैक फ्लो, यानी कि वापस आएगी, वापस उसी माध्यम से आएगी, यानी कि एंगल में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एंगल में क्या आ रहा है? बदलाव आ रहा है। तो जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो एंगल यानी कि बढ़ जाता है। एंगल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है नॉर्मल से। तो हम कह सकते हैं कि एंगल आई स्मॉलर देन होता है एंगल आर से। आर से क्या होता है? छोटा होता है एंगल आई। अब दूसरी घटना में क्या होता है? दूसरी घटना में जो किरण है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो उसमें क्या होता है? एंगल आर होता है वो एंगल आई से छोटा होता है। ये क्वेश्चन भी यानी कि अराइज हो सकता है, और आप इसको यानी कि मेनली ध्यान रख सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण बड़ा होता है कि या फिर बराबर होता है या फिर छोटा होता है, और फिर माध्यम दे देगा कि अगर विलंब माध्यम से सरल माध्यम में जा रही है तो एंगल आई बराबर में एंगल आर होगा, क्या होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है कि एंगल म्यू वन, अच्छा
अच्छा, एक ही चीज़ और ध्यान रखनी है आप लोगों को, क्या याद रखना है कि म्यू 1 कौन सा मानेंगे और म्यू 2 कौन सा मानेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ से यानी कि किरण आ रही है, यानी कि किरण जो हमारी लाइट है वो जिधर की साइड से आती है उसको क्या मानते हैं, हम म्यू 1 मानते हैं, चाहे माध्यम में जो वो विरल हो या सघन हो। और जिधर की साइड जा रही है उसको क्या मानते हैं, म्यू 2 मानते हैं, उसको क्या मानते हैं, म्यू 2 मानते हैं। अच्छा, स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है, स्नेल का नियम म्यू 1 इंटू में साइन आई, यानी कि साइन आई, म्यू 1 इंटू में साइन आई। तो ये बात गौर करने लायक है मेरे दोस्तों, ये बात गौर करने लायक है। ये जो साइन आई दे रखा है यहाँ पे, साइन आई उधर की साइड का एंगल दे रखा है जिधर की साइड से किरण आ रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिधर की साइड से किरण आती है वो और उसका एंगल, वो दोनों दोनों की मल्टीप्लाई, उसके बाद में जिधर की साइड जा रही है और वो उसकी साइड यानी कि जो बनने वाला एंगल है उसकी मल्टीप्लाई एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये फार्मूला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन चुके हैं और बनने वाले न्यूमेरिकल किस तरीके से हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से है, यानी कि क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में यानी कि कांच का अपवर्तनांक बताना है, किसका अपवर्तनांक बताना है, कांच का अपवर्तनांक बताना है। यहाँ पे एक हीरा दे रखा है और क्या दे रखा है, कांच दे रखा है। अच्छा, हीरा हीरा कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। अब सघन माध्यम कैसे कैसे नहीं, ये थोड़ा आगे चल के जब वीडियो को आगे देखेंगे तो पता चलेगा हीरा सघन माध्यम क्यों है क्यों नहीं है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसलिए सघन माध्यम है। कांच का अपवर्तनांक थोड़ा सा कम है तो इसलिए कांच क्या है, एक विरल माध्यम है। अब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, यानी कि विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो इसलिए वो क्या होती है, यानी कि जाना चाहिए था उसको ऐसे और जा रही है कैसे, ऐसे, तो यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पे देखा रखा है जब अभिलंब की ओर झुक जाती है तो एंगल क्या होता है, आर छोटा होता है एंगल आई के कंपैरिजन में, एंगल आई के कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है। अब कांच का अपवर्तनांक निकालना तो किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए इसमें दे रखा है कुछ इस तरीके से, एक मिनट कुछ इस तरीके से दे रखा है, कुछ इस तरीके से। तो इसमें दे रखा है कि म्यू 1 बराबर में क्या, म्यू 1 इंटू में म्यू आई और बराबर में क्या है, म्यू 2 इंटू में साइन आर, म्यू 2 इंटू में साइन आर। अच्छा, म्यू 1 की वैल्यू और साइन आई की वैल्यू दे रखी है और नहीं, म्यू 1 निकालना है और साइन आई की वैल्यू दे रखी है, म्यू 2 की वैल्यू दे रखी है और साइन आर की वैल्यू दे रखी है। अब क्या क्या वैल्यू दे रखी है, तो म्यू 1 निकालना है हमको, सीधी सी बात है, म्यू 1 निकालना है। तो साइन आई की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है, 60। तो हमने यहाँ आई की जगह पे 60 पुट कर लिया। अब यहाँ म्यू 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो हमने यहाँ 3 पुट कर लिया। उसके बाद में साइन आर जो एंगल है वो 45 डिग्री दे रखा है, तो हमने यहाँ पुट कर लिया। तो साइन आई की वैल्यू कितनी होती है, साइन आई की वैल्यू होती है √3/2 और 3 तो म्यू 2 की वैल्यू दे ही रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1/√2। अब उसके बाद में इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है मेरे प्यारे दोस्तों। म्यू 1 बराबर में ये सारी वैल्यू इक्वल से दूसरी तरफ जाएंगे तो कुछ इस तरीके का पोर्शन बन जाएगा, 3 या 2 3 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 यानी कि √2 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब √3 से जब 3 को काटते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, √3 आती है। और जब √2 से जब √2 को काटते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, √2 आती है। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, √6 आ गया। बस ये यहीं तक पूछ रखा हो, और अगर आगे पूछते हैं तो वो तो आप सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि ये रूट निकालना मैथ में तो आपने सीख रखा होगा। तो उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, आगे आगे क्या कहती है वैल्यू, आगे कहती है कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि कुछ इस तरीके से दे रखा होता है, कुछ इस तरीके से दे रखा होता है कि जो म्यू 2 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक निकालना, माध्यम एक के सापेक्ष जब भी दूसरे का अपवर्तनांक निकालना हो तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, कौन से, इस वाले फॉर्मूले को याद रखेंगे कि माध्यम एक के सापेक्ष यानी कि एक के सापेक्ष दूसरे को, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको नीचे रखना है और जिसको निकालना है उसको क्या रखना है, ऊपर रखना है। कहने का मतलब ये है कि जो पीछे वाला आता है वो ऊपर आएगा और जो आगे वाला है वो नीचे जाएगा। और बराबर क्या बोलते हैं इसे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक अपॉन में माध्यम एक का अपवर्तनांक जिसके सापेक्ष पूछा जाता है। अच्छा, ये अपवर्तनांक अब माध्यम के बारे में डिनोट करता है कि जो अपवर्तनांक है माध्यम के बारे में बताता है कि माध्यम सघन है कि विरल है। क्या बताता है, माध्यम के बारे में बताता है कि माध्यम कैसा है, सघन है कि विरल है। अच्छा, अपवर्तनांक के बारे में जान लेते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि बोल दिया जाता है कि बताओ प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो किसका मतलब कि अपवर्तनांक ज़्यादा होगा विरल माध्यम
माध्यम का होगा कि सघन माध्यम का होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो जितना ज़्यादा सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अपवर्तनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यानी उसकी सघनता के। इसलिए कांच से ज़्यादा किसका अपवर्तनांक होता है, हीरे का अपवर्तनांक होता है, क्योंकि हीरा कांच से ज़्यादा सघन होता है, कांच से क्या होता है, ज़्यादा सघन होता है, इसलिए उसका अपवर्तनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो जितना ज़्यादा यानी कि अपवर्तनांक होगा वो उतना ही सघन माध्यम कहलाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और तीसरा क्या है, यानी कि जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, वेवलेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। और अपवर्तनांक के बारे में तो यानी कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का अराइज होता है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताओ निम्न में से किस कलर की, यानी कि किस कलर का अपवर्तनांक ज़्यादा है, कुछ इस तरीके से। और ग्रुप डी में आयो क्वेश्चन है उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम। तो सीधी सी बात है, जो ग्रुप डी में क्वेश्चन चल रहे हैं लगातार पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूछ रखा है, यहाँ देखो सिंपल सी वे में मैं आपको बताऊँ कि जो रेड कलर होता है उसकी क्या होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। रेड कलर आप लोगों को सब पता है कि जो रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए तो काफ़ी दूर से दिखाई देता है, इसलिए तो उसका पृथक्करण कम होता है। अच्छा, इसलिए उसका अपवर्तनांक कम होता है। अब अपवर्तनांक कम क्यों होता है उसका, क्योंकि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपवर्तनांक, इसलिए उसका अपवर्तनांक कम होता है। दूसरा, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए तो इसका पृथक्करण ज़्यादा होता है, तो यानी कि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, यानी कि तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, क्योंकि अपवर्तनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वॉयलेट कलर के होता है। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अगर नहीं आई तो वीडियो को एक बार पॉज कर लें और बैक फ्लो में जाकर वीडियो को दोबारा देखें, जिससे अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो आपको याद रखना 1.51। वायु का अपवर्तनांक कितना है, वायु का अपवर्तनांक 1.0059। H2S का अपवर्तनांक कितना, 1.64। पानी का अपवर्तनांक कितना है, 1.33। और हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 2.42। और हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखना है आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद में अब अपवर्तनांक निकालने का एक और नियम है। अपवर्तनांक निकालने का नियम क्या है, अपवर्तनांक निकालने का नियम ये है, अपवर्तनांक को डिनोट किससे करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो आपका एक नंबर बिल्कुल फ्री हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आने वाली शिफ्टों में यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। कि क्या कहता है कि अपवर्तनांक क्या कहता है कि निर्वात में प्रकाश की कितनी चाल है, और अपॉन में यानी कि माध्यम में, जो माध्यम दे रखा है उसमें प्रकाश की कितनी चाल है। तो इसको क्या बोलते, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है मेरे दोस्त, जैसे पूछ लिया जाता है कि बताओ अगर जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि निर्वात में अगर प्रकाश की चाल इतनी है और कांच का अपवर्तनांक इतना है, कांच का अपवर्तनांक दे दिया, मान के चलो कांच का अपवर्तनांक दे दिया 1.51 दे दिया, कांच का अपवर्तनांक कितना दे दिया, 1.51। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना में 10 की पावर 8, 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। और माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, यानी कि माध्यम में प्रकाश की गति निकालनी है। तो सीधी सी बात है, प्रकाश की गति को इधर की साइड के लेके जाएंगे यानी कि माध्यम को, और अपवर्तनांकों को कहाँ लेके आएंगे, इसके नीचे लेके आएंगे। और उससे जब हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 2 इंटू में जो कांच के अंदर प्रकाश की स्पीड आएगी, 2 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आएगी। ये आप लोगों को याद रखना है, और ये ही इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो इसके बारे में आपको बहुत ही यानी कि बारीकी से यानी कि समझ में आया होगा। और अपना प्यार बनाइए रखिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके के अगले टॉपिक को लेकर आएंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बार और, अगर आपने भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यार। एक यही तो चीज़ आप लोगों से मांगते हैं कि सब्सक्रिप्शन, ताकि, और ये तो आप लोगों को भले के लिए, जो टॉपिक के ऊपर स्टडी करवाई जा रही है आप लोगों को भले के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।